बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। सबसे पहले बात करेंगे न्यूजीलैंड की, जहां बदतरीन दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। मसाजिद में मासूम शहरी जो कि इबादत में मसरूफ़ थे, मुसलमान, उनके ऊपर हमला किया गया। 49 हलाकतों की अभी तक तस्दीक हो चुकी है। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। खदशा है कि हलाकतों में इजाफा भी हो सकता है। जो रवैया देखने में आया वो हैरान कुन नहीं है, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि अब ये हकीकत दुनिया पे वाज़ेह होती चली जा रही है कि दुनिया में दो तरह के असूल जो हैं वो राइज हैं। मुनाफ़क़त का असूल, आलमी बरादरी की जब बात की जाए तो जब भी दहशतगर्दी की बात होती है तो उसे मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है। इस तरह का कोई वाक़या करने का ज़िम्मेदार शख्स अगर कोई मुसलमान होता या कोई मुसलमान की तरफ से किसी और मज़हब, फ़िरके, इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ ये वाक़या होता तो बग़ैर सोचे समझे इसे दहशतगर्दी का नाम जो है वो दे दिया जाता। लेकिन अब जो बात कही जा रही है वो एक सफ़ेद फॉर्म शख्स जो है, जो हो सकता है ज़हनी तौर पे बीमार हो, जो हो सकता है कि वाइट सुप्रीमेसी का हामी और हामिल हो, मुतशद्दिद शख्स है, एक वाहिद शख्स है जिसकी अपनी कोई इंतहा पसंदी की सोच है। हालांकि वो कह रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सियासी नज़रियात से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। सोचने की बात यही है जिसके तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इशारा किया है कि दुनिया जो इस्लामोफोबिया का शिकार है, सोचना पड़ेगा अब हमें कि हमें अगर दहशतगर्दी का सामना करना है और इसका खात्मा करना है तो दहशतगर्दों का कोई मुल्क नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता, वो किसी कानून के नहीं मानने वाले होते और वो हर कानून के, हर मजहब के, हर मुल्क के एक जैसे मुजरिम होते हैं। उसमें किसी एक मुल्क को, किसी एक मसलक को निशाना बनाना एक गलत रवैया है। लेकिन हम इसकी जितनी भी मजम्मत करें और जितना भी दुख का, अफसोस का इजहार करें कम है। दुआ है कि अल्लाह ताला मुतासिरा ख़ानदान जो है उनकी तकलीफ़ का अजाला फरमाए, उनको सब्र अता करे और अल्लाह करे कि इसमें ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो ना हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जान बचाई जा सके। आते हैं कुछ मुल्क की हालात की तरफ। हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में बहुत सारे वाक़यात सुनाए गए, सुन्नत नबी को लेकर, हज़रत उमर फ़ारूक की दौरे खिलाफत को लेकर। लेकिन एक वाक़या आज मैं भी सुनाना चाहूँगी। दौरे खंदक की बात है। सहाबाए किराम जो हैं पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, खंदक खोदी जा रही है, भूख फाका कशी की कैफियत है। वो आते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी तकलीफ़ का इजहार करने के लिए कि देखें पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। तो आप अपना पेट उठाकर दिखाते हैं जिस पर 3 पत्थर बांधे हुए हैं। यह वह उसवा जिस पर चलने का हमें कहा गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब जो हैं वो बताते हैं कि महंगाई में इजाफा होने वाला है और अवाम की चीखें निकलेंगी। अवाम अभी इस बयान के सदमे से नहीं संभल सके थे कि जो बयान सामने आता है पंजाब हुकूमत की तरफ से तो उसमें समझ नहीं आती कि वो जो एक पत्थर और जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 3 पत्थर दिखाते हैं, वो मिसाल कब लागू होगी इस मुल्क के हुक्मरान तबके के ऊपर। और हम जो कि सोचते थे कि तब्दीली हुकूमत आई है, जिसने वफाक में भी अपनी हुकूमत बनाई है, जिसने सूबे में भी अपनी हुकूमत बनाई है, वो उस तब्दीली को लेकर आएगी जो अवाम देखना चाहती है कि उनकी मुश्किलात में बराबर की शरीक कार हो, उनकी हुकूमत भी, उनके अरकान असेंबली भी। वो इजाफा मंजूर कर लिया गया जो कि बिल्कुल तालमेल नहीं रखता इस वक्त के मुल्क के कर्जों के साथ, मुल्क की मईशत के साथ, मुल्क के हालात के साथ, जिसकी तरफ अफसोस का इजहार जो है वज़ीर आज़म की तरफ से भी किया गया। मगर सवाल यह है कि क्या सिर्फ अफसोस का इजहार करना काफ़ी होगा और ये हुकूमती अरकान के किस रवैये का मज़हर और अक्कास है, और उस अपोजिशन का क्या हुआ जो किसी बात पे मुत्तफिक नहीं होती लेकिन इस एक बात पे बिला चूचरा, बग़ैर कोई इसको मौखर किए हुए आनन फानन दिनों में, 2 दिनों में ये कानून जो है ये पास करा लिया, अगर इम्प्लीमेंट हो गया। वहाँ कोई मुखालफत नहीं थी, कोई नज़रियाती, कोई सियासी इख्तलाफ नहीं था, वहाँ कोई दुश्मनी नहीं थी, वहाँ किसी किस्म की बहस नहीं हुई। अगर बहस होती है तो सिर्फ अवामी मुफाद के मंसूबों पे, अवाम किसके से मुताल्लिका जुड़े हुए मामलात पे। तो इस तरह की सियासत जो है ये पाकिस्तान को क्या देगी, भाई ये पंजाब को क्या देगी। उसके साथ साथ जो बढ़ता जा रहा है सियासी दर्जा हरारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर, बहुत दिनों से हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत सारी ऐसी तकारीर की जिसमें उन्होंने अहम मौज़ूआत के ऊपर इज़हार ख्याल किया, जिन पे उनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि उन्होंने उस लबो लहजे में और उस ज़बान में बात की है जिसका मुखातिब पाकिस्तान की अवाम नहीं बल्कि कोई और है। और फिर उसके साथ साथ उनकी हर बात को तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा जा रहा है कि वो जो इतनी गर्मी में और गर्मजोशी में बात कर रहे हैं उसकी वजह नैब का उनके गिर्द और आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के गिर्द मुसलसल तंग होता हुआ शिकंजा है। तरदीद आ गई है वैसे तो उनके तर्जुमान की तरफ से कि उन्हें नोटिस मौसूल नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि नैब की तरफ से नोटिस जो है भेज दिए गए हैं फरियाल तालपुर साहिबा को भी, आसिफ जरदारी साहब को भी और बिलावल भुट्टो साहब को भी। अब क्या मुतवक्को सियासी सूरत हाल है, क्या गिरफ्तारियाँ हैं, इन तमाम
तमाम एंगल्स और इश्यूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे मेहमान जो हैं तारुफ कराती हूँ। अली नवाज अवान साहब, मैं आपको वेलकम कहूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के। सेनेटर बहरमन तंगी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, ए वेरी वार्म वेलकम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी फॉर कम्युनिकेशन, फेडरल एजुकेशन, हाउसिंग एंड वर्क्स। और राना तनवीर हुसैन साहब भी मेरे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं फॉर डिफेंस प्रोडक्शंस और अब करंट मेंबर ऑफ अकाउंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं नेशनल असेंबली के। वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल सर। अच्छा, मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँ। हम न्यूजीलैंड वाले वाक़े पे बाद में आते हैं, पहले मुल्क के जो थोड़े हालात हैं। अली नवाज अवान साहब, ये क्या हुआ? यानी 143% इजाफा अवाम के लिए, बिजली के और गैस के नर्ख बढ़े अवाम के लिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़े अवाम के लिए, और जो मराआत हैं, जो तनख्वाहों में इजाफे हों वो अरकान असेंबली के। बट मैं थोड़ा पहले वाले पे बात करना चाहूँगा कि उसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ जो आज न्यूजीलैंड में हुआ है। और देखें, कोई भी मज़हब और कोई भी उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो भी उसको फॉलो करते हैं, किसी मज़हब में ये नहीं लिखा कि अभी किसी और मज़हब की इबादत खानों पे आपने हमला करना। बेशक। और स्पेशली उनकी जो फैमिलीज़ हैं, जो 49 अभी तक पता चला है हमें, उनकी फैमिली के साथ उनकी ताज़ियत और हम जितना भी उनके साथ हमारा जो भी हमारा दुख है उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। अब दूसरी बात पे मैं आ जाता हूँ जो आपने बात की है। मैं जिस दिन ये मेरे ख्याल 3 दिन पहले ये हुआ था, ब्रेक हुई थी ये न्यूज़, और मैं उस वक्त कामरान शाहिद साहब के शो में था, तो मैंने उसी दिन इस चीज़ को कंडेम किया था। और मैंने कहा था, देखें, कंडेम तो आपने भी किया, वज़ीर आज़म ने भी किया, शीरी मज़ारी साहब मैं इसकी रीजनिंग देने लगा हूँ, आपको रीजनिंग देने लगा हूँ। देखें, मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, PMLN की बात नहीं कर रहा कि उन्होंने वोट किया कि नहीं किया। देखें, हम एक मंशूर के नीचे हैं। खान साहब ने अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का खर्चा 30 करोड़ रुपये कम किया। हम ये चाहते हैं कि हमें पूरी दुनिया में घूमना पड़ रहा है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमने उसको पूरा करना है, जो 19 अरब डॉलर पे। हम इन पे तनकीद करते हैं और हम कहते हैं आपने हमें ऐसी मईशत दी जो हम उसको ठीक नहीं कर सकते, उसका जनाजा निकाल के दिया। और उसके बाद अगर हम इस तरह के मेजर्स करें, मुझे नून से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा हमारे अपने अलायंस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा पीपल्स पार्टी से, ये काम PTI के मेंबर्स को नहीं करना चाहिए। क्यों किया गया सर? ये तो और उसके बाद मैं देखिए मैं बात, जिनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं, ये गरीब आदमी का दर्द पहचानते हैं। देखिए 21 दिन ये डिबेट हुआ है, 21 डेज ये डिबेट हुआ है। और मुझे सिर्फ ये है कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप देखें, खान साहब एक प्राइम मिनिस्टर है और खान साहब दूसरी तरफ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक हमारा मंशूर है। आपको चाहिए था कि आप सेंट्रल लीडरशिप से बात करें। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप उनसे पहले तो वज़ीर आज़म विजिट करके आए हैं लाहौर का। इसीलिए मैं इस चीज़ को कंडेम कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और देखें, जो बात दूसरी तरफ से आती है रीजनेबल होनी चाहिए। देखें, मैं MNA हूँ और मैं जब MNA बन रहा था, जब मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो 20 और बंदे भी थे, ठीक है, और उन लोगों ने भी टिकट अप्लाई किया, पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मुझे पता था मेरी पर्क्स क्या है, मेरी प्रिविलेजेस क्या है और मुझे तनख्वाह क्या मिलेगी। उसके होते हुए मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं MNA बना। तो इसमें ये क्या बात है, आपको आके पता चला कि आप जिंदगी अच्छी तरह नहीं गुजार सकते। और दूसरा, सियासतदान अपने आप को रोल मॉडल्स कहते हैं। अगर हमने रोल मॉडल बनना है तो इन तरीकों से हम रोल मॉडल। सर, ये तकरीरें ही है ना, अब एक्शन किसने लेना है? राना तनवीर, मैं आती हूँ उस तरफ। राना तनवीर साहब, सर आप भी शामिल थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आर्च जिसे कहते हैं राइवल्स, और किसी मामले पे नहीं बनती, लेकिन इस मामले पे जो है वो सब लोग इत्तफाक राय के साथ मंजूर हो गया बिल। देखिए, मैं भी अली नवाज साहब की तरह पहले तो जो न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी हुई है उसकी पूरी मजम्मत करते हैं, और इस ट्रेंड को जो एक्सट्रीमिज़म है या बहुत ज़्यादा एक रुझान चला है अपने अपने मज़हब का, जिस तरह इंडिया में आजकल हिंदुइज़म चला हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये तशद्दुद का, ये सख्ती का रुझान ठीक नहीं है। और ये 9/11 के बाद ट्रेंड बढ़ा है और हमें सबको मिल के, पूरी दुनिया में हम सबको मिल के इसका कोई ना कोई हल ज़रूर ढूंढना है, क्योंकि ये तो अदम बर्दाश्त का जो सिलसिला चला है ये तो कहीं रोक ही नहीं रहा। अभी देखे, पहले तो पाकिस्तान में बात होती थी कि जी अफ़गानिस्तान में इस तरह का हुआ है और सिलसिला आगे बढ़ा है, तो आज तो यूरोप में भी ये सिलसिला चला हुआ है, अमेरिका में भी चला हुआ है, अब न्यूजीलैंड तक पहुंचा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही काबिल मजम्मत एक्ट हैं, जिसको हम किसी तरह भी, किसी तरीके से भी नहीं अच्छी निगाह से देखते। ठीक है सर। आपने जो बात की है सैलरीज और प्रिविलेज और पक्ष की, तो मैं भी उसको बहुत ही इनके अली नवाज साहब के जज्बात की कदर करता हूँ
और मैं कंडेम करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी उसमें कोई शामिल थे। लेकिन मैंने जो पूछा है कुछ लोगों से या अपने जो मेरे हल्के से हैं, उन्होंने कहा जी हमने कम से कम उसमें हिस्सा नहीं लिया, कि उसको अपोज भी किया या बाहर बात किया या अंदर बात किया या जिस तरह भी हुआ है। लेकिन जिस तरह भी हुआ है, ये तसर यही है कि सब ने मिल के इकट्ठे होकर ये किया है काम। तो मैं समझता हूँ कि और फिर जो रेशो थी, परसेंटेज थी, वो किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कभी अनप्रेसिडेंटेड तारीख में अगर कोई बड़ी भी है, लेट्स से 10%, 20%, 15%, वो कहते नहीं इन्फ्लेशन है 10%, 15% तो उसी तरह कर देते हैं। 150% बाकी मेरी 150%, और फिर उसमें कौन है शामिल कि जी किस तरह का अंदाज उसमें क्या है जी, चीफ मिनिस्टर जो 2002 से ऊपर होंगे और वो भी जो 6 महीने रहेगा, और किस तरह वो टेलर मेड, किस तरह चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर जो बड़ा पसंदीदा है खान साहब का, उसमें फिट किया है, क्योंकि उसको 7वां महीना है या कितवां महीना है। तो एक गाड़ी, 2 गाड़ियाँ होंगी, जो मैं आज टीवी पे सुन रहा, 2 गाड़ियाँ होंगी, 8, 10, 15, 20 स्टाफ, नौकर चाकर होंगे, घर ऑनेस्टली मैं नहीं, मुस्लिम लीग नून साथ मिली हुई है, यही तसर है कि इन्होंने मिल के किया, लेकिन नॉट एक्सेप्टेबल। ये इस तरह का ठीक है, मुश्किलात होंगी कुछ लोगों के लिए, बाकी 80% तो लोग बड़े खाते भी लोग होते हैं, फ्यूडल हैं, जो इलेक्शन मेरी फरा बात सुन लें, जरा बात सुन लें। अगर बंदा इलेक्शन लड़ता है तो इलेक्शन में जिस तरह के खर्चे होते हैं, अभी तो इन्होंने लिमिट बढ़ाई है 50 लाख 35 लाख, जो इतने पैसे खर्च कर सकता है, जो इलेक्शन कमीशन ने लॉ किया है, तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन एक बात जो अली नवाज साहब ने की, बड़े अच्छे इनकी सोच है, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन खान साहब का जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, मेरी बात सुन लेना, ये बड़ी अहम बात है। 21 दिन ये कहते हैं डिबेट हुई है, ये अगर इतने ही बेखबर थे फेडरल गवर्नमेंट या पार्टी PTI की, या कि 21 दिन डिबेट होती है, मैं खुद अखबार में पढ़ता रहा हूँ, 4, 5, 6 दिन तो मैं पढ़ता रहा हूँ, कमेटी में गया ये, तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ये अब आंसू ना बहाएं मगरमच्छ के, इनके इल्म में था। जब रिएक्शन आया तो इन्होंने उस पर कर दी ट्वीट कि जी ये मैं इस आपकी तनकीद को लेकर बात करूंगी, लेकिन बहरमन तंगी साहब आप भी शामिल थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम तादाद में ही सही, लेकिन अपोजिशन में तो साथ शामिल है। तो यहाँ पे जब आपके मुश्तरका मफादात होते हैं तब सारे मामलात मंजूर हो जाते हैं, जब अवाम की बात होती है तब आप लोग किसी चीज़ पे इत्तफाक राय नहीं करते। ब्रेक ले लूँ सर, फिर आप ही से इस बात का आगाज़ करूँगी। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे सेनेटर बहरमन तंगी साहब सवाल किया था कि आप भी इस मामले में बराबर के शरीक हैं इस जुर्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फरा। मैं सबसे पहले मैं जो न्यूजीलैंड में आज जो कुछ हुआ, लेकिन एक मैसेज है इस वक्त पाकिस्तान को और बाकी दूसरी ममालिक जो मुस्लिम कंट्रीज से, कि अगर ऐसा हादिसात आते हैं दुनिया में तो वहाँ पर वायलेंस की बात आती है, आप देखें, और जब मुसलमान करते तो उसके पीछे फिर टेररिस्ट की बात आती है। तो आज होना ये चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, कि ताकि एक पिच पे आ जाएं कि अगर यहाँ पे आप करते तो फिर आप डू मोर हमें कहते हैं। लेकिन आ जाए एक पेज पे सर, हमने OIC का बाइकॉट किया, कतर ने के बाद UAE ने भी उधार तेल देने से इनकार कर दिया। हम तो ये समझते हैं ना कि सफारती ताल्लुकात को देखिए जो क्राइसिस आए थे ना, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर ये बात आपने की, होना ये चाहिए था कि वहाँ पे भी जाए और साथ साथ अपोजिशन डेलीगेशंस और हुकूमती और पूरी दुनिया में वो भेज देते, ताकि पता चलते कि भाई पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की लीडरशिप PM साहब के साथ पीछे खड़ी है, और हमने कोशिश भी की। लेकिन अभी जो आपने बात की कि पंजाब की जो बिल उसने पेश किया और उसको पास भी किया, मैं सर ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए लड़ाई है आप लोग? नहीं, 2 बातें हैं। देखिए मेरी बात सुने, क्या ये पॉसिबल है कि डॉलर्स की तरह इसका भी इमरान साहब को पता नहीं था? जब उसने उस पे आते हैं, देखिए मैं आता हूं ना, आप लोगों को तो पता था ना। मैं आता हूं ना आपकी तरफ। देखिए अगर इन 8 महीनों में या 7 महीनों में PTI हुकूमत गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज में 145% इजाफा करता, अगर गैस में 143% कम लिया था उसकी रेट्स को, इसी तरह 2.70 को इलेक्ट्रिसिटी में गैस कम करता, ये 178 अरब रुपए जो टैक्स ना लगाते, टैक्स नेटवर्क ज्यादा करता, तो
अगर आप 7-8 महीनों में आवाम को रिलीफ दे देते और यहाँ फिर आप अपनी सैलरी को इंक्रीज करते तो फिर आप जस्टिफाई होते। ठीक है, लेकिन एक तरफ यहाँ पर बदकिस्मती है, जस्टिफाइड नहीं है सर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने 143% गैस 2.70% मतलब कि आपकी justification मैं क्या है? आता हूं पीपल्स पार्टी की तरफ आता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जैसे अली नवाज साहब ने कंडेम किया, हम कंडेम करते हैं, लेकिन क्या अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ वोट देती तो ये पास न करता? लेकिन हमें बात कैसे पास होता अगर अपोजिशन आती प्रॉपर? आप अपोजिशन खासी अक्सरियत में मौजूद है। मेरे 6 MPs हैं, आपके हैं, लेकिन आप मुस्लिम लीग नून के तो अब तो आप लोग एक पेज पे हैं। उसको तो मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ने भी आपको जवाब दिया कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ये बिल। और ये अच्छा, तो क्या आप लोग ऐलान करेंगे कि हम ये इजाफा और मरात नहीं लेंगे, हम ये तनख्वाह लेने के लिए तैयार नहीं? अमेंडमेंट बिल आए जी और बिल्कुल ही कैंसिल हो, इनको कहें कि ये हमारा साथ दें। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये मौजूदा हुकूमत गरीबों को, मुल्क को कुछ रिलीफ दे दे तो उनका ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये अपने लिए तनख्वाही बढ़ाए, लेकिन दूसरी तरफ आवाम को महंगाई के चक्के में के लिए तैयार होंगे? राना तनवीर साहब, जैसे वो कह रहे अमेंडमेंट बिल लाने के लिए तैयार होगी ऑपोजिशन? जैसे अभी बिल्कुल बिला चूचना एक आवाज उठाए बगैर सबने इस पे आमीन कहा है, तो अगर इसको वापस लेने की बात की जाए तो भी ऑपोजिशन इसी तरह से इसी विगर के साथ शामिल होगी? देखिए, जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो मेरी बात सुने, बुनियादी जिम्मेदारी है वो मेजॉरिटी पार्टी, हुक्मरान पार्टी पे है और उसको चाहिए कि ये बिल बिल्कुल रिपील करे। ये नहीं कि अमेंडमेंट उसमें करे, रिपील करें। अगर हमारी जहाँ तक हमारा तल्लक है, डेफिनेटली मैंने जो अभी बात मेरी हुई है कल से, मैंने यही कहा है कि बिल्कुल हमारे बंदों को नहीं सपोर्ट करना चाहिए था। ये बिल्कुल क्लियर स्टांस है। देखिए, बात यह है कि इससे ये नहीं कि एक तो जो आपने कहा है बिल्कुल सही बात है कि गुर्बत का मसला है, गरीब आदमी मर रहे हैं, हमें भी पता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि हम इलेक्टेड लोग हैं। ये अली नवाज साहब बैठे हुए हैं, हमारे पास तो लोग ऐसे भी आते हैं, आंसू निकल जाते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, क्या करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है या सारा सिलसिला जमहूरी एक निज़ाम है, उस पर क्वेश्चन मार्क है, उस पर उंगलियां उठ रही हैं। ये जो डिस्क्रेडिट होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसी वजह से होता है। ये मेरा फर्म बिलीव है। जब इस किस्म की हरकतें होती हैं तो फिर लोग जमहूरियत से बात करते हैं कि ये कैसे जमहूरियत है। वज़ीर आज़म कैसे बेखबर थे? अब देखें, फिर वो पास में बात जाएगी, उनकी मीटिंग होती है, वो चेयर करके आए हैं। आप परेशान है ना कि एक चीज पे वो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद ना बंदा रहा ना बंदा नवाज डिफेंड किया है। हाँ जी डिफेंड किया है, सही कह रहे हैं। सर मैं एक बात करनी, मैंने तो जिस दिन आया था उस दिन तनवीर भाई उसको मैंने उसी दिन कहा था, देखिए मसला क्या, ये सिंपल है। देखिए, आपने इंफॉर्मेशन किसने दी? हम लोगों ने देनी है ना खान साहब को। अगर कोई चीज गलत हो रही है, अगर कोई बहुत बड़ा हिटेड इशू आ गया, हमारे बहुत सारी और चीजें जिसमें बहुत सारे बिजी होंगे, बट जब आपको इन्फॉर्म ही नहीं करेगा, बिकॉज एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड इन इट, होता क्या है, एक चीज गवर्नमेंट की तरफ से आती है, ऑपोजिशन शोर मचाती है वजीर आजम के हुक्म के बगैर। मैं कह रहा हूँ ऑपोजिशन, मैं तो इस पे सबसे पहले कंडेम किया है कि ये 21 दिन डिबेट हुआ है। बात नहीं किया मैं तो ये नवाज साहब, हम तो आपकी बात को एंडोर्स करते हैं। और बात करने लगा, बात और करने लगा तंगी साहब, मैं इसी तरफ नहीं लेके जा रहा कि मतलब वो फिर गलत तरफ चली जाती है ना डिस्कशन। हमने आगे की तरफ मूव करना, हमने सोल्यूशन लेना है इस चीज का कि पहले क्या होता रहा, अब क्या होता, फिर वो वाला टीवी शो बन जाएगा। बात ये कि एक होता ही है कि मीडिया इसको उठाता है प्रॉपरली, और जब ऑपोजिशन एक चीज को उठाती है, जब हम ऑपोजिशन में हम उठाते थे इस चीज को कि बिल्कुल जी ये महंगाई हुई है जी, गैस प्राइसेस बढ़ी हैं, आप जीएसटी 52% पे ले गए हैं, आपने 157,000 पे SSGPL को आपने लॉस में छोड़ दिया। हम उठाते हैं, मीडिया से उठाता था और इस तरह आपकी मेन न्यूज बनती है और उस पर एक्शन होता है। इस दफा ये हुआ है कि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, मिट्टी पाओ तो आगे निकल गया तो ठीक है, वरना वापस कर लेंगे। अच्छा, लेकिन अगर ये शोर ना मचता तो फिर तो देखें, आप ये देखें कि किसी एक बंदे ने उसके खिलाफ जाता सब कुछ, ये बिल्कुल बिल्कुल ये पता भी नहीं चलना था। देखिए ना, ऑपोजिशन सेम है, हमारे साथ है, ठीक है जी, मीडिया को पता नहीं है। जी वैसे पंजाब हुकूमत आज तक कोई एक बिल नहीं पास करवा सकी। एक छोटी सी जी सर, छोटी सी मैं बात करता हूँ। मैं एक फरमाइए सर। वो ये है कि ये अली नवाज साहब, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उनकी सोच को भी, जज्बात को, जिस तरह ये बात करें ऑनेस्टली।
लेकिन ये मुमकिन नहीं। देखिए मैं इतनी पुराना असम्बलियों में हूँ, कभी भी अगर कोई तनख्वाह बढ़ी है तो प्राइम मिनिस्टर की फेडरल लेवल पे और नीचे चीफ मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर किसी की जरूरत नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, अगर प्राइवेट मेंबर का आया है तो वो भी डिफीट हुआ है, किसी को हुआ ही नहीं, टेबल ही नहीं हुआ। लेकिन मैं नहीं मुझे अभी ब्रेक मैं ये नहीं तमीम भाई एक बात कर दूंगा, ब्रेक एक बहुत बड़ा जो टीएलपी वाला इशू था उसमें सारी जमातों ने क्या कहा था, हमें पता ही नहीं था, हमने क्या साइन कर दिया। अच्छा, इसका मतलब वज़ीर आज़म साहब को नहीं पता था। फिर हुकूमत कौन चला रहा है, कहाँ चल रही है, पता ही नहीं है किसी को कि हो क्या रहा है। हुकूमत मैं ये कह रहा हूं, कई चीजें होती हैं उस लेवल तक आपको नहीं पहुंचती। अब देखें सलाला हुआ था, अच्छा क्या कहा गया था, पहला बयान उसके ऊपर क्या आया था और उसके बाद नेटो कंटेनर्स बंद कर दिए। वो एक और चीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बात कर रहा हूं, मैं ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं रियासत और अवाम में जो तनख्वाहों में हालिया इजाफा है उस हवाले से, और अली नवाज साहब बज़द हैं कि वज़ीर आज़म कतन ला इल्म। बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक लास्ट मीटिंग की बात बताता हूँ। मैं हमारी एक मीटिंग थी इस्लामाबाद से रिलेटेड, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो डेवलपमेंट के लिहाज से थी इस्लामाबाद में। उन्होंने खान साहब ने बड़ा कैटेगोरी लिखा, वज़ीर आज़म के इल्म में आने का क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता चलता है वज़ीर आज़म को कि क्या हो रहा है। अच्छा, और अब अगर वज़ीर आज़म रोकेंगे तो वो सूबाई खुदमुख्तारी और 18वीं तरमीम तो पंजाब की भी तो आखिर अपनी एक है ना, पार्टी को कहेंगे ना जी। देखिए हम खान साहब चेयरमैन भी है ना पीटीआई के, ठीक है, और एज ए हमारे मंशूर में हमने श्योरिटी ड्राइव हमने कहा हुआ, हमने शुरू किया और हमने कोशिश की, हम उसमें आगे जा रहे हैं। ठीक है, पर अगर एज ए चेयरमैन क्या बदलेंगे उन लोगों को जिन्होंने पार्टी के मंशूर से इनराफ किया है और से गलत फैसला लिया? अगर आप इसमें सजा जजा का देखें, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि इसमें सजा जजा वाला एलिमेंट नहीं है। इसमें ये होना चाहिए उनकी इतनी सजाई बहुत है कि जो उन्होंने काम किया वो रिवर्ट हो जाए, बस काफी। देखिए ये आने वालों को भी नसीहत हो जाएगी। बात ठीक है। मैं एक बात आपको बता दूं, अली नवाज साहब ने दो बातें की कि इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन साथ साथ ओपीटीआई के चेयरमैन भी हैं। बिल्कुल। और इसने ये भी कहा कि हमारी पार्टी का ये स्लोगन ये मंशूर है। देखिए, विदाउट द पार्टी चेयरमैन, विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्टी चेयरमैन, दिस इज इम्पॉसिबल। देखिए, प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे, तो अगर गिलानी साहब को पार्टी मैनिफेस्टो के खिलाफ जाती तो वहां फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास उस बिल को, उस लेजिस्लेशन को ले जाती, इसलिए कि पीपल्स पार्टी का मंशूर था तो उस मंशूर पे चेयरमैन को एतमाद में लेते। यहाँ पे बात यह है कि इमरान साहब चेयरमैन भी हैं और इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि इमरान साहब के बगैर ये हुआ? लेकिन चलो अच्छा हुआ कि पीएम साहब ने भी और मेरे भाई ने भी इस बात को कहा। नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूँ तंगी साहब, बिल्कुल ठीक है। इनकी पार्टी में ऊपर से लेके नीचे तक इनका मंशूर 110% वही कॉपी हुआ है, वही फॉलो हुआ है, और बिल्कुल पूरा इनका एक ही मंशूर था, करप्शन। नहीं, ऊपर से लेके नीचे आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको फिर इसका जवाब मैं आपको दूंगा। इन्होंने और इशू शुरू कर दिया है। मैं करप्शन पे आपको जवाब दूंगा कि आज जो अलीमा बाजी बैठी हैं, जो उसकी वालदा की जब बीमार थी तो उसको पैसों के और इलाज न होने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। आज उसकी बेटी अरबों रुपए के जायदाद में बैठी है, तो अभी तक मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया और मैं बार-बार पूछता हूं। दूसरी तरफ लेके नहीं ये बात, तो अभी तक हमें जगह नहीं बताई कि ये जो 6 अरब रुपए ये कहां से पैसे आए। राणा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? राणा साहब वो तो मैं बात नहीं करता हूं ना, राणा साहब ये बात दूसरी तरफ चली गई करप्शन पे। ये करप्शन पे हर वक्त बात होती रहती है, इसको छोड़े, ये दूसरी तरफ अवाम अपने मफाद चाहते हैं। सीरियस क्वेश्चन है। नहीं, वो जीआईटी जाते हैं। मेरी बात सुन लें। बात ये है कि ये मुझे प्रोसेस का पता है कि ये हो ही नहीं सकता कि खान साहब के इल्म में नंबर 1। अगर फर्ज करें मैं अली नवाज साहब की बात मान लूं तो फिर क्वेश्चन मार्क है प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस पे। ये बहुत बड़ा, ये उससे भी ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। जो अगर उनको इल्म है तो हो गया, तो वो इतना बड़ा नहीं है जितना अगर प्राइम मिनिस्टर ला इल्म है इस तरह के फैसलों से अपनी जो हुकूमत जहां उनकी है, जहां वो 2 दिन पहले आके तो मीटिंग करके गए पंजाब में, कैबिनेट की, गवर्नर की, चीफ मिनिस्टर की, सारे मामलात, और अगर उनको इन चीज़ों का नहीं पता चलता, ऑनेस्टली मुझे पता है क्योंकि हम इतने सालों से हुकूमत भी देखी है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हो गया
तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। ठीक है सर, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाते हुए मैं खतरनाक आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगी सर। अब सब अच्छा चल रहा है, वो धांधली की कुछ बातें होती थी 2018 के इलेक्शंस में, तो वो उस पे वाइट पेपर आना था मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मुशाहिद हुसैन साहब ने लेके आना था, कहाँ गया सर वो वाइट पेपर? देखें, वाइट पेपर वाली जो बात है ना, वो एक चीज़ इन्होंने कर दी। मैं इनको एक वैसे दाद देता हूँ कि ये कहते हैं कि क्या एक हल्का, क्या हम सारे हल्के खोल देंगे, और फिर सारे हल्के के फिर एक भी नहीं खोलते। इन्होंने कहा हाँ आपने कहा है हम कमेटी बना देते हैं, कमीशन से बात शुरू हुई, पार्लियामेंट्री कमीशन नहीं हो सकता, कमेटी बनती है, कमेटी बन गई, हाँ आए। अब वो TOR हुए, TOR जब बन गया तो वो वाइट पेपर बीच में रह गया। तो जब TOR बनने के लिए हम बैठे तो उसमें फरा इन्होंने अपने TOR लाए बिल्कुल जो इन्फेक्टिव जैसे, और हम अपने ले आए। अब उसकी कमेटी ने मीटिंग नहीं बुला रहे खड़क साहब। ये बड़े मतलब उस्ताद हैं, ये हमसे भी बड़े उस्ताद हैं। आप तो कहते हैं कि उनको पता नहीं, तजर्बा नहीं है पार्लियामेंट चलाने का। ये बड़ी, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी चीज है। ये ऐसा ऊपर से खाए जा रहे हैं और नीचे नीचे शोर डाले जा रहे हैं। ये बड़े मजेदार लोग हैं। रियासत मदीना का नाम लेते हैं और नीचे जो कुछ हो रहा है वो रियासत मदीना का आपको पता है कि लोग भूखे मार रहे हैं। मैं आपका इस पे पॉइंट लेना चाहूंगी अली नवाज साहब, लेकिन उससे पहले चूंकि मुझे ब्रेक लेनी है, सो ब्रेक के बाद मुलाकात। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। राना तनवीर साहब, सर मरियम नवाज साहबा ट्वीट करती हैं कि मियाँ साहब की तबीयत अच्छी नहीं है, बाजू और में मुसलसल दर्द है, आप खुसूसी दुआ कीजिएगा। कौम दुआ तो करे सर, लेकिन दवा भी करने की जरूरत है। वो दवा जब अस्पताल नहीं जाएंगे तो कैसे फिर सारा मामला होगा? देखिए, मैं आपसे इत्फाक करता हूं कि इलाज उनको कराना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया है। मियाँ साहब एक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हिस्ट्री आप देखें कि उनकी चीफ मिनिस्टर 2 दफ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह उनको जिच कर दिया गया है इलाज के सिलसिला में कि वो फाइनली इस बात पे आ गए हैं कि भाई अगर इस तरह मुझे जिच करना है या इस तरह आपने मुझे घुमाना फिराना है और करना कुछ भी नहीं, तो उससे बेहतर है मैं यहाँ जो मेरा एक रूटीन की मेडिसिन है मैं लेता रहूँ और पढ़ा रहूँ यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको भी खौफ खुदा करना चाहिए। सेहत पे तो मेरा हाल एज ए इंसानी नाते सियासत होती है, उनको सजा हुई हुई है, जो भी केसेस बेसलेस बने हैं। अस्पताल में जाना चाहे जाएं, इलाज करवाएं। तो अगर इतनी सीरियस कंडीशन है कि दुआओं तक नौबत आ गई है। एक उन्होंने एक फरा मेरी बात सुन ले, एक उनकी अनफॉर्चुनेटली मैं उस पर क्या करूँ, मैं तो अब बड़ा इस पर दिल दुखता है कि जो इन्होंने एटीट्यूड किया, जो इनका तरीक़ाकार है, जिस तरह फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर, जिस तरह और इनके लीडर बात करते रहे कि कभी रहीम यार खां की बात करते, कभी फैसलाबाद की, ऑन रिकॉर्ड है कि ये फैसिलिटीज़ फैसलाबाद में भी है, रहीम यार खां में भी हैं, ये तो फलां जगह पे भी है, ये कैमलपुर में है। तो मसला ये है कि आप भी अगर हों, मैं हूँ या अली भाई हों, कोई भी हों, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे PTI के ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उनकी सेहत पे सियासत नहीं की, बड़ी अच्छी बात की है, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया TV पे भी और प्राइवेट तौर पे भी, अपने बयानों में भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है इस तरह नहीं है, इसको लेना चाहिए। अल्लाह ताला खैर करे, उनको इलाज कराना चाहिए, लेकिन इनको भी एक जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी आ सकता है लीडरान को सर खामोशी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तर्जुमानी करती नजर आती है मुस्लिम लीग नून की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने बहुत सारे इश्यूज़ की जो बात की है, पार्लियामेंट में भी की है, बाहर भी की है। आजकल क्योंकि पीपल्स पार्टी कुछ उन्होंने बयानात दिए, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने उनमें एक जज्बा ऐसा है कि इंसानी नाते से उन्होंने कोई बयानात दिए उनके लीडरों ने और पीपल्स पार्टी ने बासीयत मजमूई हैसियत। तो मैं समझता हूँ उनकी मेहरबानी, हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि PMLN जो है वो सबसे ज़्यादा कंसर्न तो PMLN को है। ठीक है, वो दुआ भी कर रहे हैं, जो भी हो सकता है कर रहे हैं, और अल्लाह ताला गवर्नमेंट को हिदायत दे, हम यही कह सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो इंसानी हमदर्दी अब आके जागी है, ये सारे मामला पहले भी चल रहे थे, तो ये बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अच्छा जेस्चर उनका अप्रिशिएट करना चाहिए। पहले बीमार इस तरह तो नहीं थे, फरा क्या पहले तो इस तरह नहीं था उनकी बीमारी। सर लेकिन अब पेट फाड़ने की बातें भी तो देखे ना, अखलाकियात और इंसानियत से गिरी हुई हैं, वो जो सड़कों पे घसीटने वाली। तो अब आके क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से उनका लहजा भी सख्त हो गया है, वो एक बड़े फ्रंट फुट पे हमेशा अब आ गए हैं और बड़ा एग्रेसिवली चीज़ों के ऊपर उनके बयान आ रहे हैं? देखिए फरा, हुकूमत के लिए 2 रास्ते थे।
एक अदालत का रास्ता था, अदालत ने उनको बाहर भेजना था, ज़मानत देनी थी। ये पूरी दुनिया समझती है कि इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन दूसरा जो रास्ता था उनकी ज़िंदगी और उनकी सेहत का सवाल था। और जैसे तनवीर साहब ने फरमाया कि भाई यहाँ पे 3 टाइम जो ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं, एक बड़ी पार्टी के लीडर्स हैं। तो अगर पहले दिन से हुकूमत उनकी सेहत के लिए कोई सियासत ना करती और उनको इज्जत के दायरे में उनको फैसिलिटीज देते तो मेरे ख्याल में ये नौबत ना आती। और आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनसे मुलाकात की, मुलाकात ये था कि उनकी बीमार पुरसी के लिए जाते, तो अभी क्या सियासत अगर हम करते हैं और सियासी तकारीर करते हैं तो सियासत से हट के फिर हमारी इंसानी हमदर्दी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक दूसरे का पूछना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ न देना, ये फिर हम छोड़ देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब गए हैं तो इसलिए कि उनकी सेहत पर, उनकी बीमारी पर हुकूमत ने सियासत शुरू की। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं 3 वज़रा को निकाल दे, जिनमें एक शेख रशीद की तरफ भी इशारा करते हैं और शेख रशीद साहब कहते हैं कि अपनी वालदा का 7 साल तक ट्रायल चलता रहा, उसमें तो गए नहीं। देखिए मेरी बात सुने, देखिए शेख रशीद का मुस्तकबल ये है कि या ये खुदकुशी करेगा, ये मुल्क से, या मुल्क से भागेगा। इसलिए कि शेख रशीद ने 88 से लेके जो जुबान इस्तेमाल की, आज ये मैं आपको लिख के देता हूं कि या तो ये इस हुकूमत खत्म के बाद वो खुदकुशी करेगा। आज मैं शेख रशीद को बताना चाहता हूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि शेख रशीद के साथ एक दिन मुझे लाइन पे ले ले ताकि मैं उनको बता दूं। वो मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के काबिल ही नहीं है, वो बात दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ मुझे बैठा दे ताकि मैं उनको उनकी सियासत का और उनकी बातों का अंदाज शीशा थोड़ा सा बिल्कुल से। अच्छा, चूंकि वाइंड अप करना, अली नवाज साहब, क्या वाकई तब्दीलियां होने जा रही हैं? सुनने में आ रहा है वजीर इत्तलात चेंज हो रहे हैं, बाबर अता साहब तो रुक गए जाते जाते, आप इसकी अंदर की आपकी बहुत चल रहे हैं। देखिए मैं पहले जो बात कर रहे थे तनवीर भाई, मैं उनसे रिलेटेड बात करना चाह रहा हूँ। देखिए दोनों साइड पे तनवीर भाई कह रहे थे कि इनकी तरफ देखिए सेम एलिमेंट दोनों तरफ भी है और दोनों पार्टी की तरफ फायर। और उसके बाद देखें सेहत, अब हम ये क्लेम करते हैं और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरली अनाउंस कर दिया है और हम कह रहे हैं अब जहां चाहते हैं, मतलब इस मुल्क में 86,000 कैदी रहते हैं जेलों में और उनके पास मुख्तलिफ बीमारियां उन लोगों को, ठीक है। हाई कोर्ट का डिसीजन है कि इनको, पर फिर हम कहते हैं अगर वो कह रहे हैं उनको है, हम चाहते हैं वो जल्दी सेहतियाब हों, वो जल्दी अपना इलाज कराएं ताकि जो आगे पार्टी के अंदर इख्तिलाफात जो चल रहे हैं। सर, आपने वज़ीर आज़म के लिए बहुत मुश्किलात पैदा की हुई, कभी वो आप इसमें लड़ पड़ते हैं, क्या वाकई वज़ीर इत्तलात चेंज हो रहे हैं? कौन सी पार्टी में इख्तिलाफ नहीं होता? मुझे एक बात बताएं, इख्तिलाफ चलते रहते हैं। फवाद चौधरी, इख्तिलाफ का क्या मुझे नतीजा निकल रहा है सर? एक पार्टी है, आप चाहती हैं कि आपका ये प्रोग्राम इस तरह चले, जो दूसरा कोई एंकर आएगा वो कहेगा मेरी टेबल इस तरह होनी चाहिए और इस तरह होना चाहिए। आपके इस तरह हाउस में एक सेनेटर खड़े होके पीएम को बता दिया कि खुदा के लिए बस कर, हम मस्जिद उनको चोर नहीं कह सकते, आवाम को रिलीफ दे दे, हम अपने हल्कों में नहीं जा सकते हैं। अच्छा, एक मैं बात बताया, ये मुझे बताए कि ये हुआ है कि नहीं, आप मुझे बताएं। आप सच बोलते हैं ना? मैं कह रहा हूं इससे आगे जाओ, मुझे बताएं आसिफ जरदारी साहब, असल में बात ये है कि ये पार्टी नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें, उस मेरे सवाल का जवाब नहीं मुझे बता दें, बहुत सच बोल रहे हैं। आपको बताता हूँ, लोगों का मुफाद परस्तों का एक टोला है, ये पार्टी नहीं है, ये मुफाद परस्तों का टोला इकट्ठा किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का समय के लिए। बाद नून लीग बनी थी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल फिर। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। 2008